वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। ये आपका बिहार एक अवलोकन का 7वां सीरीज आज होगा और आपका परीक्षा मंथन का न्यू सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 1 और 2 सीरीज आपका जा चुका है। उसे भी आप देखिए। करंट अफेयर का परीक्षा मंथन नया जो आया है और पुराना जो चल रहा है वो चल ही रहा है। एग्जामिनेशन क्यूकर भी चल ही रहा है। और ये 7वां सीरीज आपका बिहार एक अवलोकन का आज हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। और हाँ, जो भी नए हैं वो क्या कर लेंगे, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। आप लोग कमेंट करना बंद कर दिए हैं, क्या बात है। और वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है वैसे छात्रों के लिए जिनके पास शिक्षण सामग्री की कमी होती है, सुदूर इलाके में रहते हैं। उन छात्र छात्राओं के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि अपने जीवन में अच्छा कर सके। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, रामबाण बिहार एक अवलोकन सीरीज 7। चलिए, तो आज हमारा जो है मगध, इससे पहले हम लोग देख चुके थे शिशुनाग वंश, देख चुके थे। शूद्र शासक मनाया जाता था किसे, तो आप पहले जो देखे हैं शिशुनाग वंश तक हम लोग कर चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। शिशुनाग वंश भी देखे हैं, नंद वंश भी देखे हैं। महापद्म नंद को क्या माना जाता था, प्रथम वो क्या थे, शूद्र शासक माना जाता था। ठीक है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए और उसका अंतिम शासक कौन था, धनानंद था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण आज हम लोग देखते हैं। मगध का राज्य मध्य गंगे घाटी के केंद्र में स्थित था। कहाँ स्थित था, तो मध्य गंगे घाटी के केंद्र में स्थित था, जो अत्यधिक उर्वर एवं समृद्ध था। ओके, गंगा के घाटी में स्थित था और यह क्या था, एक उर्वर एरिया था, समृद्ध एरिया था। ओके, कृषि की संपन्न व्यवस्था के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति आसान थी, जो साम्राज्य विस्तार के लिए आवश्यक था। किसी भी साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या चाहिए, संसाधन चाहिए। तो यहाँ पे संसाधन थी जो कि विस्तार के लिए, राज्य के विस्तार के लिए उपयोगी होती है, आवश्यक होती है। व्यापार की समृद्धि अवस्था होने के कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे। इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थी। याद रखिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण। और हाँ, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। तो कहाँ हैं हम लोग, इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थी जो उन्नत किस्म के हथियारों के निर्माण में सहायक थी। मगध में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिनकी सहायता से विरोधी शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार आसान था। मगध की दोनों राजधानियां कौन कौन, तो राजगिरी और पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, तो मगध की थी। तो मगध की दोनों राजधानियां राजगिरी और पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थी। राजगिरी जहां पर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजगिरी कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो 5 पहाड़ियों से घिरा दुर्भेद दुर्ग था। वहीं पाटलिपुत्र 4 नदियों, पाटलिपुत्र किससे घिरा हुआ था, 4 नदियों से। वो 5 पहाड़ियों से और पाटलिपुत्र 4 नदियों से। कौन कौन, गंडक, गंगा, सोन और पुनपुन। ओके, से घिरा हुआ सुरक्षित जल दुर्ग था। ये क्या था, जल दुर्ग था। और वो क्या था, द्रुभेद्र दुर्ग था। जल दुर्ग और द्रुभेद्र दुर्ग। इन सब के अतिरिक्त मगध में ऐसे योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक हुए जिन्होंने मगध साम्राज्य के विस्तार को संभव बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आज होगा हमारा। मौर्य साम्राज्य गणतंत्रात्मक प्रवृत्ति पर राजतंत्रात्मक प्रवृत्ति की अंतिम विजय का द्योतक है। मतलब गणतंत्रात्मक पर राजतंत्रात्मक प्रवृत्ति की अंतिम विजय का द्योतक माना जाता है मौर्य साम्राज्य को।
आर्यों के इस क्षेत्र के आगमन के पश्चात यह प्रथम साम्राज्य था। आर्यों के इस क्षेत्र में आगमन के पश्चात यह प्रथम साम्राज्य था, जिसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। आप बोल सकते हैं इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं को जाता है। उसके इस कार्य में चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, चाणक्य का दो नाम क्या क्या उपनाम है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण ने सहयोग दिया था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो अपना राज्य बनाया या राजधानी बनाया या अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसमें किसने मदद किया था? तो चाणक्य नामक एक ब्राह्मण ने सहयोग दिया था, जिसे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक भी माना जाता है। चाणक्य को अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक भी माना जाता है। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। अब हम लोग देख लें चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर की वापसी के बाद व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अत्याचारी शासक घनानंद का वध करके 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 320 ईसा पूर्व में। ओके। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त क्या था? एक शूद्र जाति से था, जबकि बुद्ध साहित्यों के अनुसार चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय था। रुद्रा राक्षस के समालोचक धनुधीराज के अनुसार वो क्या थे? मुरा, जो नंदों की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या दादी थी। रजत रंगिनी के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता कौन? तो चंद्रगुप्त के पिता शकुनी थे। रजत रंगिनी क्या बताता है कि चंद्रगुप्त के पिता कौन थे? शकुनी थे। अधिकांश इतिहासकार उसे मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को सबसे पहले यूनानियों के गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? मुक्तिदाता के रूप में। यूनानियों की गिरफ्त से पश्चिमोत्तर सीमा को वो क्या करवाए थे? मुक्त करवाए थे। इसीलिए भारतीय इतिहास में इन्हें मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया था। अंडरलाइन किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करके प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ 305 ईसा पूर्व में संधि कर ली। संधि के तहत चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। कितने हाथी दिए थे? याद रखिएगा, 500 हाथी उपहार दिए थे। तथा सेल्यूकस से सिंधु घाटी के पार स्थित क्षेत्रों काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान और मकरान को प्राप्त किया। दोनों के बीच संभवतः वैवाहिक संबंध भी बने। यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते थे। यूनानी लोग क्या कहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहते थे। बाद में सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज भी इंडिया आया था, इसके साम्राज्य में आया। 315 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज कब आया था? तो 315 ईसा पूर्व में आया था। कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और वो कौन था? तो सेल्यूकस का दूत था। ठीक है, कहाँ के थे? यूनानी था। और मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका में क्या मिलता है? तो राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा गया है। किसमें? इंडिका में। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा पर था, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थे। भारत में प्रथम केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है।
चंद्रगुप्त के प्रशासन का पूर्ण विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें 28 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों की चर्चा है। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार अपने शासन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था? अंतिम क्वेश्चन हमेशा पूछता है, चंद्रगुप्त ने अंतिम में क्या कर लिया था? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और भद्रबाहु के साथ श्रावणबेलगोला प्रस्थान कर गया। प्रचलित जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने 320 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हारार गांव से मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे खोजने का श्रेय किसे गया था? तो स्पूनर को है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन हुए? बिंदुसार हुए। बिंदुसार कब से कब तक गद्दी पर है? 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक। को यूनानी स्रोतों में अमिट्रोचेट्स, संस्कृत में अमित्रघात, दुश्मनों का हंता, तथा जैन परंपरा के अनुसार सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन किसे कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। अघात, अमित्रघात भी इन्हें कहा गया है। अमिट्रोचेट्स भी इन्हें कहा गया है। सीरिया के सेल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के मध्य अच्छे राजनीतिक संबंध थे। बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस का दूत डायमेकस आया था। याद रखिएगा, उसमें अभी जो देखे चंद्रगुप्त में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था, सेल्यूकस का दूत, और इसमें आया था कौन? बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था। बिंदुसार द्वारा एंटियोकस प्रथम ने मीठा शराब, सूखे अंजीर एवं एक सोफिस्ट यानी ज्ञानी व्यक्ति मौर्य दरबार में भेजने को अनुरोध किया था। बिंदुसार के दरबार में आजीविका संप्रदाय से संबंध पिंगलवत्स नामक एक भविष्यवक्ता भी था। याद रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में ही एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम क्या था? पिंगलवत्स। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने कितने राज्यों में विजय प्राप्त की थी? तो 16 राज्यों में विजय प्राप्त की थी। जो दोनों समुद्रों, संभवतः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र थे। यूनान के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायोनियस को नियुक्त किया था। किसे किया था? डायोनियस को नियुक्त किया था। अशोकावदन के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में क्या हुआ था? तो विद्रोह हुआ था। अशोक देखते हैं अब। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात, बिंदुसार जब मर गया तो उसके पश्चात अशोक क्या बना? उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। लगभग 4 वर्ष 272 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक चला। अंततः अशोक 269 ईस्वी में सम्राट बना और मौर्य वंश का महानतम शासक भी सिद्ध हुआ। दीपवंश और महावंश के अनुसार सत्ता प्राप्त करने के लिए अशोक द्वारा अपने छोटे भाई तिस्सा को छोड़कर शेष सभी 99 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। बिंदुसार के एक मंत्री राधागुप्ता ने उत्तराधिकार के संघर्ष में अशोक का सहायता दिया था। राधागुप्ता बिंदुसार का मंत्री था। हालांकि अशोक ने आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, लेकिन 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के स्थान पर धम्म विजय की शांति अपनाने को प्रेरित किया। धम्म विजय के उद्देश्य से उसने विदेशों से संबंध बनाए और अपने दूत श्रीलंका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूनानियों द्वारा शासित राज्यों जैसे सीरिया, मिस्र, साइरिन, मैसेडोनिया एवं एपिरल में भेजे। इनके मध्य से उनके शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना का प्रचार किया। इसके प्रचार के लिए उसने एक अधिकारी धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी तथा शिलालेख एवं स्तंभ लेख जारी करवाए। उल्लेखनीय है कि केवल मस्की शिलालेख अशोक के नाम का उल्लेख करता है। कौन शिलालेख? तो मस्की शिलालेख।
और केवल भाब्रू शिलालेख उसे मगध के राजा के रूप में पेश करता है। भाब्रू शिलालेख मगध के राजा के रूप में पेश करता है। अशोक का अलंकृत नाम देवानाम प्रियदर्शी था, जिसका उल्लेख जेम्स प्रिंसेस द्वारा 1837 में खोजे गए एक अभिलेख में है। अशोक के शासनकाल के अधिकांश भाग में असंधिमित्ता पटरानी बनी रही तथा इसकी मृत्यु के बाद तिसरख्खा को यह दर्जा प्राप्त हुआ। इलाहाबाद स्तंभ लेख के अनुसार तिवारा की माता कुरुवाकी ने ही संभवतः तिसरख्खा की उपाधि धारण की थी। दिव्यवान के अनुसार अशोक की तीसरी रानी पद्मावती थी, जो कुणाल अथवा धर्म विधर्म की माता थी। संघमित्रा और चारुमती अशोक की पुत्रियां थी। याद रखिएगा, संघमित्रा और चारुमती कौन थी? तो अशोक की पुत्री थी। चारुमती का विवाह नेपाल के एक क्षत्रिय देवपाल के साथ हुआ था। रजत रंगिनी के अनुसार कश्मीर मौर्य समाज का हिस्सा था तथा अशोक द्वारा श्रीनगर का निर्माण कराया गया था। अशोक के द्वारा ही श्रीनगर शहर का निर्माण कराया गया था। अशोक द्वारा 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख एवं कई छोटे छोटे शिलालेख एवं स्तंभलेख जारी किए गए। शिलालेख साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों, महत्वपूर्ण शहरों, व्यापारिक रास्तों एवं धार्मिक स्थलों पर मुख्य रूप से लगाए जाते थे। शिलालेखों को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया, जिससे जनता को पढ़ने में तथा समझने में आसानी हो। इसमें मुख्य रूप से प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि की पूर्वी भारत में, खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर भारत में तथा ग्रीक व अजमायक लिपि सीमांत प्रांत में प्रयोग किया गया। बिहार में अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख बराबर सासाराम तथा चंपारण से प्राप्त हुए हैं। वैशाली एवं पाटलिपुत्र से अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन पर अभिलेख नहीं उत्कीर्ण हैं। उल्लेखनीय है कि अशोक अभिलेख जारी करने वाला पहला भारतीय शासक था। इन अभिलेखों के माध्यम से उसने सीधे अपनी जनता को धम्म का आदेश दिया। अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में जहानाबाद में स्थित बाबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण कराया तथा उसे आजीविकों को दान दे दिया। ओके, तो जो है जहानाबाद में जो बाबर की पहाड़ी में जो सुदामा गुफा का निर्माण करवाया है, अशोक ने करवाया है और आजीविका को दान दे दिया। अशोक एवं बौद्ध धर्म, अब इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से पढ़ें, समय बहुत कम बचा है।